देखिए इस वीडियो में हम बात करते हैं जो किरचॉफ का दूसरा नियम है, उसका क्वेश्चन अगर दिया जाएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो हमने किरचॉफ के सेकंड लॉ पर एक ये न्यूमेरिकल ले रखा है, बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, और इसमें जो भी चीजें हैं वो गिवन कर रखी है। यहाँ पर विद्युत धाराओं को भी दिखा रखा है, इसलिए ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए और आसान हो गया। आपको विद्युत धाराओं का निशान लगाने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादातर 90% ऐसा होता है कि विद्युत धाराओं का निशान लगा रहता है वहां पे, लेकिन फिर भी नहीं है तो आप कर सकती हो। तो देखिए ये हमें फिगर दे रखा है, नाम आप अपनी तरफ से दे देना, वैसे दे रखे होंगे जहां तक है, नाम इधर से दे रखे, क्या ए बी सी डी ई और ये एफ, ये नाम आपने लिख लिए। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं किए तो आप खुद लिख सकते हो। अब देखिए हमारे पास टारगेट है I1, I2 और I3 को कैलकुलेट करने का। सबसे पहले तो आपके माइंड में ये आना चाहिए था, अगर ये सिंपल क्वेश्चन होता, सिंपल क्वेश्चन कौन सा होता है जिसमें प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध निकाल करके धारा निकाल दी जाती है। वो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उनमें एक ही सेल होता है, एक से ज्यादा सेल नहीं लगाते, एक से ज्यादा बैटरी का यूज नहीं करते, और वहां पर तुल्य प्रतिरोध निकाल करके फिर V इक्वल टू IR करके I की वैल्यू निकाल दी जाती है, I इक्वल टू V/RC। लेकिन जब फिगर ऐसा आ जाए जहां एक से ज्यादा सेल लगे हुए हैं और कॉम्प्लिकेशन सा तुम्हें दिखे, पता ही न चले कि कैसे सॉल्व करना है, समझ लो किरचॉफ सेकंड लॉ। ठीक है, अब किरचॉफ सेकंड लॉ लगाओगे, I1, I2, I3 तीन वेरिएबल है। आप चाहे तो एक इक्वेशन तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ से बना सकते हो। आप देखेंगे फिगर को, इधर से करंट जा रही है I2, इधर से जा रही है I3 और इधर से आ रही है I1। तो C पॉइंट पर आप लगा सकते हो किरचॉफ का फर्स्ट नियम। तो बिंदु C पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, बिंदु C पर प्रथम नियम से अगर आप फर्स्ट लॉ लगाओगे तो भाई आने वाली धारा जंक्शन की तरफ I1 और जाने वाली I2 और I3। तो आप लिख सकते हो I1 बराबर I2 प्लस I3, समीकरण नंबर 1। सही है। हालांकि आप इसको नहीं लगाते तो भी बन जाता, क्योंकि इस फिगर से हम तीन इक्वेशन बना सकते हैं। एक इक्वेशन इस वाले से, एक बाहर वाले से और एक इस वाले से। लेकिन किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगा करके तो बड़ा आसान हो जाता है, उसमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा। तो आपने पहला नियम बना लिया, एक समीकरण तैयार हो गया आपका। अब दो समीकरण और बनाने, I1, I2 और I3 में। अब पहले आपने ले लिया बंद पास A B C F A, और मान लीजिए यही क्रम आपने चूज किया। आप लिख लीजिए A B C F A में। अब आप इसमें तो यहां से चलोगे, प्लस से टकराए तो 1 प्लस का हो गया। आगे IR करंट इधर से आ रही है तो 3I3 माइनस का हो गया 3I3। आगे बढ़े ऐसे आए, अब आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट इधर जा रहे हैं तो 2I2, तो ये हो गया प्लस का 2I2, और घूम करके A पे आ गए इक्वल टू 0। आपने इक्वेशन बना दिया, थोड़ा क्रम से लिख लो, 2I2 माइनस 3I3 इक्वल टू माइनस का 1, समीकरण नंबर 2। अब और एक और समीकरण बनाना है भाई। चलो एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं, इस वाले को ऐसे करते हैं, F C D E F, F C D E F। अब इसमें ले लिया आपने, ऑर्डर भी दिखा रखा है, ऐसे चले करंट इधर से आ रही है I2, आप इधर से जा रहे हो, यानी अपोजिट जा रहे हो आप, तो माइनस का 2I2। फिर आप आगे बढ़े, अब आप अपोजिट आ रहे हैं, करंट इधर से जा रही है, यानी आप अपोजिट है, और 4 और I1, तो माइनस के 4I1, और सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से टकराए, प्लस का 2 इक्वल टू 0। थोड़ा सा सही कर लिया करो। देखिए इन दोनों में माइनस है, तो अगर इन दोनों को उधर ले जाऊंगा तो प्लस के हो जाएंगे, और ये इधर का प्लस ही बना रहेगा। लेकिन लिख देते हैं इसी साइड में, या ऐसे कहिए 2 को उधर ले जाके माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेके कट जाएगा। तो आप इसको कह सकते हो 4I1 प्लस का 2I2 और इक्वल टू 2। आप ऐसे कह सकते हो, देख लीजिए एक बार, 4I1
प्लस का 2i2 और इज इक्वल टू 2। सही है ना? उधर ले जाके माइनस हो गया, माइनस का डिवाइड कर दिया। एक चीज का और ध्यान दिया करो, कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो अगर कोई इक्वेशन थोड़ा सिंपल हो रहा है तो सिंपल भी कर लो। जैसे कि इसमें 2 का भाग लग रहा है पूरे में, तो 2 का भाग लग रहा है तो आप चाहें तो 2 का भाग कर, तो 2i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 3। अब 3 समीकरण आपके पास आ गए हैं और वेरिएबल भी 3 है, कोई बात नहीं, सॉल्व हो जाएंगे। एक बात जरूर चेक कर लेना, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ऐसा कई क्वेश्चनों में हुआ है कि जब आप इनको सॉल्व करोगे और इनमें से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करोगे, हमेशा टारगेट यही रखो कि हम i3 को हटाएं। पहले i3 को हटाएंगे तो 2 इक्वेशन आ जाएंगे, फिर 3 को सॉल्व करके, जैसे एक बार इसको और इसको सॉल्व किया, एक बार इसको और इसको सॉल्व किया मान लो, और i3 को हटाया। अब हम इसको देख रहे हैं, ये i1 i2 में, इसमें तो i3 है ही नहीं, मतलब क्वेश्चन आपके लिए और आसान है ये, इसमें तो i3 है ही नहीं, i1 i2 है। इसमें देखो भाई क्या है, i2 और i3 है, और इसमें भी i3 है। इसका मतलब एक काम करते हैं, इन दोनों से सॉल्व करके पहले i3 को हटा देते हैं। सही है? अब सोचो कि कैसे हट सकता है। अब हटाने के लिए एक तरीका तो ये होता है कि भाई i3 का मान यहां से निकाल करके और इसमें पुट कर दो, एक तरीका यही है। और या फिर ऐसे होता है कि ये देख लो i3 और ये भी i3, इसका मतलब ये अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लूं, इसमें 3i3 है, 3 का मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करने की बात करूं तो भी सॉल्व हो सकता है। तो जैसे आपका दिमाग काम कर जाए वैसे आप सॉल्व करिए, ठीक है ना? अब बात ये आती है, मैं जो बताना चाह रहा था वो क्या बता रहा था, मान लो आपने इसको और इसको सॉल्व किया और इन दोनों को सॉल्व करके एक इक्वेशन आएगा, और एक इक्वेशन हमारे पास पहले से है, और अब वेरिएबल बचेंगे बस 2। वो जो आएगा उसमें से i3 हटा रहे, वो भी i1 i2 में आएगा, और ये भी i1 और i2 में है, तो सॉल्व हो जाएगा। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपने इसको और इसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन आया ना वो बिल्कुल यही आ गया, यानी वो भी आ गया 2i1 प्लस i2 इक्वल टू 1। अब आप उनको 2 इक्वेशन नहीं कह सकते भाई, ये भी वही है और इनको सॉल्व करके जो आया वो भी यही है, तो फिर 2 थोड़ी हुए, आप थोड़ी सॉल्व कर लोगे उनको। तो फिर ऐसी सिचुएशन अगर तुम्हारे सामने कभी आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा काम बढ़ जाए, एक और इक्वेशन बनाने की कोशिश करो। फिगर है हमारे पास, सही है ना भाई? अभी हमने इससे लिया, इससे लिया, अब की बार बाहर से एक इक्वेशन और बना लो और फिर उसको सॉल्व करो, i3 को फिर एलिमिनेट करो किसी के साथ में लेकर के, और फिर आपका डेफिनेटली इक्वेशन बन जाएगा जो सॉल्व किया जा सकता है। मैं इसलिए बता रहा हूं, ऐसा कई क्वेश्चनों में ऐसा होता है। कहीं आप सोचोगे ये क्या आ गया, आप कैसे करें, परेशान हो जाओ, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई। हमें सॉल्व करने के लिए तो इक्वेशन चाहिए, और इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास अभी ऑप्शन बचे हुए हैं, तो वहां से बना सकते हैं। चलिए खैर आप इसको सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, हम समीकरण 1 से i3 की वैल्यू निकाल करके और इसमें पुट कर देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप यहां से i3 की वैल्यू निकालोगे तो i3 इक्वल हो जाएगा i1 माइनस i2। तो हम यहां पे रखते हैं i1 माइनस i2, तो ये 2i2 माइनस का 3 और ब्रैकेट में i3 की जगह पे आ जाएगा i1 माइनस i2, i1 माइनस i2 और इक्वल टू में माइनस 1। सॉल्व करोगे 2i2 माइनस के 3i1 माइनस माइनस प्लस के 3i2 इक्वल टू माइनस 1, माइनस के 3i1 और 3 और 2 5 प्लस के 5i2 इक्वल टू माइनस का 1। समीकरण नंबर आ गया। अब आपके पास i1 i2 और i1 i2 दो इक्वेशन हैं, और दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके आप i1 i2 की वैल्यू निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, फिर से वही तरीका, या तो एक की वैल्यू निकाल के रख दो या फिर एक जैसा कर लो। अब जैसे इसमें ये i2 है और यहाँ पे 5i2 है, एक काम करते हैं इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका, इसी के नीचे लिख देता हूं मल्टीप्लाई करके, 5 दूनी 10i1 और प्लस के 5i2 इक्वल टू 5। बराबर में भी मल्टीप्लाई करने का ध्यान रखना, कभी कभी जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है। अब आप क्या करेंगे भाई, ये प्लस माइनस कर लो इसमें से, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट गए, 10 और 3 13, माइनस के 13i1 इक्वल टू माइनस और माइनस 6 हो गए, माइनस के माइनस से माइनस कट गया, i1 की वैल्यू आ गई 6/13 एम्पियर।
एक वैल्यू आपके पास निकल के आ गई। अब I1 की वैल्यू उठा के कहीं भी पुट कर दो, मान लो इसमें पुट कर दी, तो 2 गुणा 6/13 प्लस I2 इज इक्वल टू 1, 6 दूनी 12 हो गया, तो I2 इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस 12/13 का 13, तो ये आ गया 1/13। तो I2 की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 1/13। I1 I2 आ गए। अब I1 I2 की वैल्यू उठा करके देख लो, यहाँ पुट कर दो I3 आ जाएगा, या यहाँ पे I2 रख दोगे तो भी आ जाएगा, कैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ से आप करेंगे, मान लीजिए हम वैल्यू को यहाँ पुट कर रहे हैं, तो I3 क्या हुआ I1 माइनस I2, I3 इज इक्वल टू I1 माइनस I2। I1 की वैल्यू 6/13, I2 की वैल्यू कितनी आई है 1/13, ये आ गया 5/13। इस तरह से आपने I1 I2 और I3 के मान निकाल दिए। कोई भी क्वेश्चन आएगा, बस फिजिक्स का काम क्या है, इक्वेशन बनाने वाला। किरचॉफ सेकंड लॉ लगा करके इक्वेशन बना लोगे, बाकी 10th में जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।